Dear student, Assalamu alaikum. I am Shahid Hussain and today I am giving you a lecture about RAM model, space and time complexity of algorithm. But before starting algorithm, मैं आपको लेक्चर नंबर 3 का रिकैप देना पसंद करूँगा। लेक्चर नंबर 3 में हमने सबसे पहले के जो फैक्टर वहाँ पे हमने डिस्कस किए थे, एक टाइम और एक स्पेस ट्रेड ऑफ फैक्टर जो थे एल्गोरिथम के, वो हमने उस लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किए थे। इसके अलावा नेक्स्ट जो हमने ये देखा था कि अगर हम एक एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लेते हैं तो हमें किस चीज़ की परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए। क्या हमें एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को जब वो डिज़ाइन हो चुका होता है उसकी हमें परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए, या आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम हमें उस प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को चेक करना चाहिए जो हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसका सूडो कोड या आप लोग जो है उस किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर चुके होते हैं। तो हमें फोकस देना होगा कि हमने एल्गोरिथम जो हम डिज़ाइन करते हैं या सूडो कोड जो हम राइट करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को जो है हमें चेक करना होगा। फिर हमने ये पढ़ा था कि जब भी आप लोग कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के लिए वो करें, कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोग लिखते हैं, तो आप लोगों का माइंड में दो चीज़ें होनी चाहिए कि आपके इंस्ट्रक्शन से जो माइक्रो प्रोसेसर और आपके आईओ सर्किट्स हैं इनके दरमियान स्विचिंग का क्यों, यानी कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपके प्रोग्राम को या आपके एल्गोरिथम को माइक्रो प्रोसेसर से बाहर आउट करके आईओ सर्किट की तरफ ले जाते हैं और वहाँ पे आपकी कोई भी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो ये हमारे पास था रिकैप लेक्चर 3 का। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रैम मॉडल। व्हाट इज़ रैम मॉडल? रैम, एक तो आप लोग कंप्यूटर मेमोरी में रैम का पढ़ चुके होंगे, रैम और रोम में क्या फ़र्क होता है। वहाँ पे हम एब्रीविएशन इसका लेते हैं रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पे हम लेंगे रैंडम एक्सेस मशीन। ये आपके पास जो रैम है ये वो मेमोरी नहीं है। यहाँ पे मैंने स्लाइड में मेंशन कर दिया है कि हम ये नहीं समझेंगे कि रैम जो है ये रेफ़र कर रही है हमारे मेमोरी स्ट्रक्चर को। यहाँ पे जो रैम है ये आपके पास एक मॉडल है और इसका एब्रीविएशन जो है वो रैंडम एक्सेस मशीन है। अब ये है कि एक्चुअली ये मॉडल क्या करता है? ये मॉडल आपको अब अगर सेकंड या थर्ड आप बुलेट पढ़ें, आप उसको रीड करें तो लास्ट लाइन पे आपको पता चलेगा कि थ्रू रैम मॉडल यू कैन मेजर द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ स्टेप्स। तो रैम मॉडल हमें हेल्प करता है आपके एल्गोरिथम के नंबर ऑफ स्टेप्स को काउंट करने में और फिर उसकी कम्प्लेक्सिटी को या उसके रन टाइम जो उसके वो है स्टेप्स उनको ये आपको शो करता है। अब इस मॉडल, ये जो एक मॉडल है रैम मॉडल, ये आपके पास एक आइडियल मॉडल है। आइडियल मॉडल इस सेंस में है कि इसमें आपके पास जितने भी ऑपरेटर्स हैं हम उनको, जैसे आप प्लस माइनस इक्वल या इफ स्टेटमेंट, या आप किसी सूडो कोड में वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं या इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं या इफ स्टेटमेंट आप लगाते हैं, इन तमाम को एक सिंगल स्टेप काउंट किया जाता है। यानी कि पहला पॉइंट जो रैम मॉडल का है इसमें आपके जितने भी अरिथमेटिक वर्क यानी कि एक्सप्रेशन का सॉल्व होना, वेरिएबल को वैल्यू असाइन होना, इफ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होना, इनको काउंट किया जाएगा एज ए वन स्टेप, और अब यू कैन से एज ए वन कंपैरिजन, इसको जो है वन ऑपरेशन काउंट किया जाएगा। कंपैरिजन भी नहीं, क्योंकि कंपैरिजन जो होगा वो इफ स्टेटमेंट के अंदर होगा, वो भी एक कंडीशन, वो भी एक एक्सप्रेशन होती है, बट कंपैरिजन जो है ये बूलियन एक्सप्रेशन होती है। तो उसको भी हम वन स्टेप में ही काउंट करेंगे, क्योंकि आपके जितने भी एक्सप्रेशंस हैं उनको हम सिंगल स्टेप काउंट करेंगे। फिर आगे जब हम जाएंगे तो आपको कुछ एग्जांपल क्लियर हो जाएंगे एग्जांपल के थ्रू कि हम स्टेप किसको कैसे काउंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जांपल देना वो करूँगा कि अगर आपके पास एक इक्वेशन या एक स्टेटमेंट लिखी हुई है C = A + B, तो आप इसको वन स्टेप काउंट करेंगे। क्लियर? इसी तरह अगर आप लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, ये भी आपके सिंगल स्टेप काउंट होगा। अगर आपकी एक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर हैं फिर भी हम उसको वन स्टेप काउंट करेंगे। क्लियर? उसके बाद ये है कि सेकंड पॉइंट में ईच मेमोरी एक्सेस टेक एग्जैक्टली वन स्टेप। व्हाट इट मीन्स, जब आप लोग किसी भी लैंग्वेज में एरे को डिफाइन करते हो, एरे को यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल आप लिखते हो कि A of I
इक्वल टू 5। अब जब आप a ऑफ 5 लिखते हो तो इट मीन्स कि आप उस एड्रेस को कैलकुलेट कर रहे हो, उस एड्रेस का रेफरेंस दे रहे हो जहां पे आप लोगों ने वैल्यू को स्टोर करना होता है। तो इसको भी हम एज ए 1 स्टेप काउंट करेंगे। क्लियर? यानी कि सबस्क्रिप्टिंग का जो यूज होगा, जैसे हम एरे में करते हैं कि इंडेक्स के थ्रू हम इंडेक्स और स्क्रिप्टिंग ऑपरेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, एक एड्रेस को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको हम सिंगल स्टेप काउंट करेंगे। उसके बाद आपके पास है लूप एंड मेथड आर नॉट सिंपल ऑपरेशंस। अगर आपके पास एक लूप एग्जीक्यूट हो रही है 5 टाइम, मे बी इट कैन बी एग्जीक्यूटेड फॉर मोर देन 5 टाइम। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग रीड एन एरे ऑफ n एलिमेंट्स, तो हु विल डिसाइड कि n कितनी वैल्यूज हैं हमारे पास। n आपके पास जो है होंगी तो फाइनाइट, बट इट्स नंबर इज नॉट फिक्स्ड। यानी कि हम इसको पहले से फिक्स नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि n एलिमेंट को रीड करना है, तो फिर हम इसको नंबर ऑफ स्टेप कैसे कैलकुलेट करेंगे। सेकंड एक बात यह है कि लूप के अंदर जो बॉडी होगी उसमें एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास लूप में सिर्फ एक स्टेटमेंट है तो हम उसको 1 स्टेप काउंट करेंगे, लेकिन अगर लूप 10 टाइम चल रही है और उसके अंदर स्टेटमेंट एक है तो हम कहेंगे कि इस लूप के जो टोटल स्टेप बन रहे हैं वो 10 हैं। लेकिन अगर उस लूप की बॉडी में 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 स्टेटमेंट है, एक असाइनमेंट की और एक आपके पास अरिथमेटिक कोई एक्सप्रेशन सॉल्व की जा रही है, तो अब आप ये कहेंगे कि इसमें 2 स्टेप हैं, लेकिन आपकी लूप चूंकि 10 टाइम चल रही है तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप जो होंगे वो 20 हो जाएंगे। क्लियर? तो आप लूप को और इसी तरह जो मेथड कॉलिंग होती है रिकर्सिव अप्रोच के थ्रू, या आप सिंपल एक मेथड को मैनी टाइम कॉल करते हैं, फिर उसके अंदर आपके पास और लूप वगैरह या और मेथड कॉलिंग आ जाती है, तो इसको आप ऑलरेडी डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें कितने स्टेप जो हैं वो इंक्लूड होंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है ये आपके पास रैम मॉडल की है। रैम मॉडल के मुताबिक एक बार मैं फिर रिवाइज करूंगा इस चीज़ को कि अकॉर्डिंग टू रैम मॉडल आपके पास जितने भी एक्सप्रेशंस, चाहे वो अरिथमेटिक हैं, चाहे आपके पास रिलेशनल हैं, असाइनमेंट्स, डिक्लेरेशन, इनको हम सिंगल स्टेप काउंट कर लेंगे। उसके अलावा आपके पास सेकंड ये था कि जब आप एरे का यूज़ करते हो या किसी मेमोरी के एड्रेस को रीड करते हो किसी भी इंस्ट्रक्शन में, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग स्कैन एफ में $a लिख लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आप वेरिएबल a के एड्रेस को पॉइंट करना चाहते हो, तो इस केस में भी आपने इसको 1 स्टेप काउंट करना होगा। लेकिन जब हम लूप की बात करते हैं या मेथड कॉलिंग की बात करते हैं, यानी कि जब आप अपने प्रोग्राम में फंक्शंस को कॉल करते हो या सब एल्गोरिथम को कॉल करते हो, तो उसको आप लोग पहले से डिफाइन नहीं कर सकते कि इसमें कितने स्टेप होंगे। ये यहाँ पे क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी में आपके पास स्टेप्स कितने हैं और प्लस आपकी लूप की एग्जीक्यूशन जो है वो कितने टाइम है। क्लियर? उसके बाद जो है ये आपके पास इस स्लाइड में रैम एक्सेस मशीन का एक स्ट्रक्चर यानी कि उसके कंपोनेंट को शो किया गया है। यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं इजीली कि टॉप पे, यानी कि अगर आप लोग इसके टॉप पे देखें, दिस वन, ये आपके पास जो है इनपुट टैब है। इसमें आपके पास एल्गोरिथम के जितने भी इनपुट्स आएंगे वो इसमें इंक्लोज होंगे, इसमें स्टोर होंगे। क्लियर? और जो भी रिजल्ट्स होंगे वो आपको आउटपुट टैब से मिलेंगे। ये जो मैंने आपको यहाँ पे एरो ड्रा करके आपको शो कर दिया है, तो ये आपका फर्स्ट वन जो है ये इनपुट टेप हो गया और ये आपके पास आउटपुट टेप हो गया। सेकंड आपका है एक्चुअल प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन, और यहाँ पे जो इन्वॉल्व होंगे वो आपके सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर के जो है रजिस्टर की भी यूजेज हो सकती है। क्लियर? यानी मेमोरी रजिस्टर जो है वो भी इसी प्रोग्राम के इस कंपोनेंट के अंदर जो है वो यूज होंगे। उसके अलावा ये जो मेमोरी है इसमें आपके एड्रेस भी प्लस आपके मेथड कॉलिंग के जो रेफरेंस है पॉइंटर वो भी, और प्लस आपके पास किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट जो है वो भी स्टोर हो सकते हैं। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें यहाँ पे, तो ये आपको इनफाइनाइट लग रहा है। इसका मतलब है कि हम ये मेमोरी जो है साथ साथ जो है इंक्रीज होती जाएगी, डिपेंड करेगा आपके एल्गोरिथम के इनपुट साइज पे। लेकिन ये जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है अगले हमें कुछ स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। इट कैन बी रिजॉल्वेबल, दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्वेबल। कैसे हम मेमोरी का जो है साइज इंक्रीज करते जाएं
और जो एल्गोरिथम के इनपुट है उस सैंपल को भी हम अगर अकोमोडेट करने के लिए मेमोरी का साइज इंक्रीज कर दें देन इट कैन बी इजीली एडजस्टेड, ये आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। क्लियर? सो ये तो था हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर के रैंडम एक्सेस मशीन के कंपोनेंट्स क्या हैं। उसमें आपके पास इनपुट टेप, आउटपुट टेप, आपका प्रोग्राम कंपोनेंट एंड मेमोरी कंपोनेंट, और इसमें आपके पास मेमोरी कंपोनेंट में और प्रोग्राम में जो यूज़ होगा वो आपके रजिस्टर का होगा, मेमोरी रजिस्टर का, और प्लस जितने भी आपके पास ऑपरेटर्स हैं या जितने भी आपके पास रिजल्ट बनेंगे वो इसी मेमोरी इसमें रिजाइड करेंगे या यहाँ पे ही प्लेस होंगे। क्लियर? और यहीं से आउटपुट जो जनरेट होगा वो आपके आउटपुट टेप में जाएगा और यहीं से आपको रिस्पांस मिलेगा। क्लियर? अब जो भी मशीन हम डिज़ाइन करते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में देखें या दूसरे इसमें, तो हमें उसका कुछ इंस्ट्रक्शन सेट डिफाइन करना पड़ता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि माइक्रो प्रोसेसर की अपनी लैंग्वेजेस हैं, लाइक सिस्क एंड रिस्क। रिस्क एंड सिस्क ये आपके पास माइक्रो प्रोसेसर की अपनी मशीन लैंग्वेजेस हैं। अब रिस्क जो है ये आपके पास 128 इंस्ट्रक्शन सेट पे कंप्राइज होता है और जो सिस्क है ये 256 इंस्ट्रक्शन सेट पे कंप्राइज होता है, यानी कि उसमें टोटल नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो 256 होते हैं सिस्क में और 128 जो होते हैं वो रिस्क में होते हैं। इसी तरह रैंडम एक्सेस मशीन के अपने कुछ इंस्ट्रक्शन सेट हैं जिसके थ्रू आपके एल्गोरिथम की जो आप इसका जो ऑब्जेक्टिव है रैम का, जिसने आपको नंबर ऑफ स्टेप काउंट करके देने हैं, इन्हीं इंस्ट्रक्शन सेट के थ्रू इन्होंने काउंट करना है। यानी कि रैंडम एक्सेस मशीन जो है अपने इस इंस्ट्रक्शन सेट को यूज करके आपको एक एल्गोरिथम के टोटल नंबर ऑफ स्टेप मेजर करने में हेल्प कर सकती है। और ये इंस्ट्रक्शन सेट हैं क्या क्या? आपके पास सिंपल असाइनमेंट है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिंपल असाइनमेंट। उसके बाद आपकी कोई एक्सप्रेशन सॉल्व हो रही है, यहाँ पे आप देख लें, कोई भी आप अरिथमेटिक या कोई भी आप रिलेशनल कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करके यहाँ से आप रिजल्ट जो है एक्स को दे रहे हैं। आपके पास कंट्रोल यानी जंप स्टेटमेंट आप यूज कर रहे हैं कंट्रोल को ट्रांसफर करने के लिए। इसी तरह आप लोग जो है इफ स्टेटमेंट का यूज भी है और इसके अलावा फाइनली जो है आपके पास इनपुट को रिसीव भी कर सकते हैं और आउटपुट को डिलीवर भी कर सकते हैं इसके थ्रू, यानी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का यूज भी होगा। और प्लस इन केस ऑफ अगर प्रोग्राम का कोई इनपुट का साइज बहुत ज़्यादा है और प्रोग्राम का रिस्पांस आपको नहीं आ रहा तो हर सिचुएशन में भी ये जा सकता है, तो ये भी उसके इंस्ट्रक्शन सेट का एक पार्ट है। तो इंस्ट्रक्शन सेट बेसिकली जो है ये कम्बिनेशन है डिफरेंट इंस्ट्रक्शन मोड का, और इन्हीं को यूज़ करके रैम मॉडल जो है आपके किसी भी एल्गोरिथम के नंबर ऑफ स्टेप्स को मेजर करने में आपको हेल्प करता है। ओके, नो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज स्पेस कम्प्लेक्सिटी। स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है? फॉर एग्जांपल जब आप लोग एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि मैंने लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल ली थी जिसमें 4 सूडो कोड हमने लिखे थे एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, और फिर मैंने आपसे ये पूछा था कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, और हमने पूरा एक एनालिसिस किया था उसका, और फाइनली हमने कंक्लूड किया था कि हमारी ट्राई ये होनी चाहिए कि नंबर ऑफ अननेसेसरी वेरिएबल से हमने अवॉइड करने हैं ताकि स्पेस कम से कम लगे। क्लियर? और अगर हम स्टैटिक डेटा पे ज़्यादा फोकस करते हैं तो उसका साइज हमें पहले से फिक्स्ड होता है और हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। लेकिन अगर कोई स्टोरेज जैसे डायनामिक एरे का यूज़ हो और उसमें नंबर ऑफ इनपुट्स जो है वो इजीली एक्सेप्ट हो रहे हों, आसानी से इंटर हो रहे हों, तो फिर क्या होगा? फिर हमें मेमोरी जो है स्पेस जो है इसको मेजर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस हो जाता है, और यही हमारी कम्प्लेक्सिटी है। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी है क्या? द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम टू रन टू द कंप्लीशन, यानी कि एक एल्गोरिथम जब रन होता है और अपने एंड होने तक उसको जितनी भी मेमोरी चाहिए, ये हमारे पास उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी कहलाएगी। बाज़ एल्गोरिथम ऐसे होंगे जो आपके पास अवेलेबल स्पेस में इजीली एग्जीक्यूट हो जाएंगे, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम कुछ भी फेस नहीं होगा। लेकिन बाज़ एल्गोरिथम में ये होंगे कि इनपुट साइज की वजह से वो अवेलेबल स्पेस के अंदर एडजस्ट नहीं हो सकते, अवेलेबल स्पेस के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो सकते, तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं, इस टर्म को मेमोरी लीक का नाम देते हैं।
क्लियर। तो आप सेकंड आप इसमें देख सकते हैं, द टर्म मेमोरी लीक रेफर टू द अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड इज लार्जर देन द अमाउंट ऑफ मेमोरी अवेलेबल ऑन ए गिवन सिस्टम। फॉर एग्जांपल आपके सिस्टम पे 1 MB अवेलेबल है और आपके एल्गोरिथम को रन जब हम करते हैं, किसी भी एल्गोरिथम को रन करते हैं और उसको 1 MB से ज्यादा स्पेस चाहिए, तो इस टर्म को हम मेमोरी लीक का नाम देते हैं। क्लियर। हमारे पास जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी में जब हम डिफरेंट वेरिएबल या डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इनमें से कौन से जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो एज ए फिक्स पार्ट ऑफ एल्गोरिथम काउंट होते हैं और कौन से जो हैं वो वेरिएबल पार्ट ऑफ एल्गोरिथम काउंट होते हैं। अब फिक्स पार्ट कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी सूडो कोड में डिफाइन किया इंट ए। अब जैसे आप सी लैंग्वेज में पढ़ते हो कि ए इंट जो है वो 2 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, सो इट विल बी फिक्स्ड। ये आपके पास फिक्स पार्ट हो गया, क्योंकि आपने अगर 2 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, लास्ट एग्जांपल में भी जो हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किए थे सूडो कोड, उसमें भी हमने 2 और 3 वेरिएबल डिफाइन किए थे और वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि ये 6 बाइट या 4 बाइट कंज्यूम कर रहे हैं। अगर 2 वेरिएबल होंगे 4 बाइट कंज्यूम करेंगे और अगर 3 वेरिएबल होंगे तो ये 6 बाइट कंज्यूम करेंगे। तो ये हमारे पास फिक्स पार्ट कंसीडर किया जाता है। उसके बाद है वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डायनामिक एरेज हों या ऐसे डेटा कलेक्शंस हों जिसमें इनपुट साइज के साथ साथ उसकी साइज जो है वो भी बढ़ता जाए। फॉर एग्जांपल डायनामिक एरे में कोई एंड नहीं होगा कि हम इसमें कितने अमाउंट ऑफ या कितनी वैल्यूज़ को जो है स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह डेटा कलेक्शन की भी ये एग्जांपल है कि वो हमारे पास वेरिएबल पार्ट में काउंट हो जाता है। तो आपके एल्गोरिथम में अगर फिक्स पार्ट हैं, यानी कि फिक्स पार्ट का यूज़ ज़्यादा है, और तो आप इजीली मेजर कर सकते हो कि आपके एल्गोरिथम को रन होने के लिए कितनी स्पेस चाहिए। और अगर आपका इनपुट साइज भी फिक्स्ड है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि कितने एलिमेंट मैंने रीड करने हैं और कितने एलिमेंट को स्टोर करना है और कितने को ऑपरेट करना है टेम्पररी डेटा स्ट्रक्चर पे, तो आपको इजीली जो है एल्गोरिथम का जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी का प्रॉब्लम है, यानी कि स्पेस का प्रॉब्लम है, वो इजीली सॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास यूज़ है डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स का, जिसमें आपके पास इनपुट साइज भी आउटसाइड द एल्गोरिथम इनपुट साइज भी बढ़ता जा रहा है डेटा का, और प्लस आपके पास इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर का भी साइज बढ़ता जा रहा है, तो ये आपके पास जो एल्गोरिथम का है ये वेरिएबल पार्ट काउंट किया जाएगा। इस स्लाइड में हमने एक फार्मूला में राइट कर दिया है। फार्मूला पढ़ सकते हैं यहाँ पे, SP space of pseudocode or your problem, clear, equal to C is a constant, plus space complexity of instance characteristics। यानी कि आपके जो प्रॉब्लम है या जिसके आप सूडो कोड है, जो आपका एल्गो है, उसकी स्पेस को मेजर करने के लिए हमने ये फार्मूला राइट किया है। अब इसकी एग्जांपल भी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इस एग्जांपल को फोकस करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें जो इनपुट पैरामीटर्स हैं इस मेथड के अंदर, सम मेथड के अंदर, एक जो है वो आपके पास आप समझ लें कि एरे को मेंशन कर रहा है, एरे के एड्रेस को वो कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है, और उस एरे में वो वैल्यू को स्टोर करता जाएगा। और सेकंड जो है वो आपके पास इनपुट है n। अब n की कोई भी एक वैल्यू हो तो उस वैल्यू के मुताबिक आपकी जो गिवन एरे का रेफरेंस है उसमें उतनी ही वैल्यू स्टोर होंगी, जो आप इस एग्जांपल में इस लाइन पे देख सकते हैं जो यहाँ पे मैंने इंटर की हुई है। अब यहाँ से इस लाइन को देख लें आप लोग। अब ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है? जितनी आपके पास n की वैल्यू होगी। अगर n 5 इस मेथड में आता है तो ये लूप 5 टाइम चल जाएगी, और ये जो आपके पास है ये रेफरेंस वो है, किसी एरे का रेफरेंस है। अब स्टैरे की वजह से आप इसको एज ए पॉइंटर का वो कर सकते हैं कि ये जो है पॉइंटर है, पॉइंट कर रहा है किसी एक स्पेसिफिक एड्रेस को एरे के, और उसके मुताबिक ये एलिमेंट को जो है स्टोर करता जा रहा है। अब लेट कहते हैं कि ये रेफरेंस जिस एरे का ले रहा है उस एरे में डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और यहाँ पे हम उस एरे के तमाम एलिमेंट को सम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सूडो कोड का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इसने एक एरे का रेफरेंस लेना है
और एक उसका इनपुट साइज लेना है कि कितने एलिमेंट्स हमने काउंट करने हैं उस एरे के। और मेथड का इंटरनल फंक्शन क्या है कि आपने एक लूप परफॉर्म करनी है उसके साइज n तक, जितना आप उस मेथड को n की वैल्यू देंगे उतने तक ये लूप चलेगी, और प्लस उसके तमाम एलिमेंट्स को एरे के 1 बाय 1 जो है वो ऐड करती जाएगी। किस वेरिएबल में? s में करेगी, और फाइनली हमने उस s को रिटर्न करना है। तो ये एक सूडो कोड है। अब हम इसकी स्पेस को मेजर करते हैं कि इसकी कांस्टेंट स्पेस क्या है। आप लास्ट इस पे देख सकते हैं 1 फॉर n, यानी कि ये वेरिएबल जो है हम इसको 1 स्पेस इसकी मेजर कर रहे हैं। और अगर हम इसको किसी लैंग्वेज में राइट करेंगे कि n क्या है, तो अगर हम वहाँ पे इंट लिखेंगे तो 1 स्पेस का मतलब 2 बाइट। तो ये वेरिएबल जो है वो 2 बाइट कंज्यूम करेगा और स्पेस इसकी 1 काउंट होगी। इसी तरह 1 फॉर a है, पास बाय रेफरेंस। तो अब चूंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि आम वेरिएबल में, एक सिंपल वेरिएबल में और पॉइंटर वेरिएबल में क्या फ़र्क है। सिंपल वेरिएबल आपकी वैल्यूज को होल्ड करता है, इट इज़ कंटेनर फॉर वैल्यूज। और पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है? इट इज़ आल्सो ए वेरिएबल बट होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। क्लियर? ये खुद भी वेरिएबल है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो किसी और वेरिएबल का या एरे का या किसी और डेटा स्ट्रक्चर का जो है वो रेफरेंस होगा। और यहाँ पे भी यही केस है। अगर आपके पॉइंटर की डेटा टाइप, अब जैसे यहाँ पे फ्लोट है, यहाँ पे फ्लोट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 फॉर a का मतलब 4 बाइट्स है। यानी स्पेस तो हम कह रहे हैं कि a 1 स्पेस ले रहा है, 1 ब्लॉक लेगा मेमोरी का, लेकिन उसका साइज टोटल कितना होगा एक स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर। फॉर एग्जांपल C में आप लोग इसको डिफाइन करें तो इसका मतलब है ये 4 बाइट कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद है 1 फॉर s। अब यहाँ पे s की डेटा टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोट है, और हम कह रहे हैं कि 1 स्पेस ले रहा है, तो 1 स्पेस का मतलब ये ले रहा है 4 बाइट। क्लियर? उसके बाद है 1 फॉर i। ये जो आपका लूपिंग वेरिएबल है, जो लूप को या इंडेक्स वेरिएबल या स्क्रिप्टिंग वेरिएबल जिसे आप कह सकते हैं, ये भी 1 स्पेस ले रहा है, और इसकी 1 स्पेस इक्वल टू 2 बाइट्स होगी। क्लियर? तो टोटल कांस्टेंट स्पेस आपको जो रिक्वायर है वो है 4 टोटल 4 स्पेस, लेकिन इसके जो टोटल बाइट्स बनेंगे वो वेरी हैं। मसलन पहले में बन गए 2 बाइट्स और दूसरे में बन गए 4 और इसमें भी 4 और i के 2 बाइट्स, और टोटल आपके पास जो बन रहे हैं वो हैं 12। यानी कि 4 स्पेस में आपके पास जो टोटल बाइट कंज्यूम हो रहे हैं वो 12 हैं। क्लियर? तो स्पेस कम्प्लेक्सिटी फाइंड करने का ये फार्मूला है कि आपको कांस्टेंट स्पेस का भी पता चल जाए, और जो वेरिएबल स्पेस होगी, जो यहाँ पे ये वाला फैक्टर शो कर रहा है वेरिएबल स्पेस, ये डिपेंड करता है आपके इनपुट साइज पे कि कितना इनपुट साइज आ रहा है। फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ पे देखें, अगर n 5 आ रहे हैं, 5 एलिमेंट हैं, तो आपके पास एरे के, अब ये एरे जो है आपके पास किस इसकी होगी? फ्लोट की होगी। तो आप लोगों के पास ये 4 लेट करते हैं कि n की वैल्यू जो है वो 4 है, 4 ब्लॉक बने। क्लियर? और हर ब्लॉक का जो साइज है वो है 4 बाइट का। रीजन ये है कि आपका जो पॉइंटर है ये भी किसी फ्लोट टाइप का है, और ये भी किसी फ्लोट एरे को पॉइंट कर रहा होगा, और आपका सम जो है वो भी फ्लोट है। तो अगर हम इसको टोटल करें तो आपके पास जो इस वेरिएबल उसका वो बनेगा, वो हो जाएगा 16 बाइट। 16 बाइट आप कह सकते हैं, या आप लोग कह सकते हैं कि 4 स्पेसेस आपको चाहिए। क्लियर? तो अब यहाँ पे जो एरे का साइज था वो डिपेंड कर रहा था आपके इस n पे। अगर n में ज्यादा देता तो ऑटोमेटिकली आपके पास ज्यादा जो है स्पेसेस आपको कंज्यूम करनी पड़ती। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी मेजर करने के लिए हमें ये किसी भी सूडो कोड में ये चीज़ एनालाइज करनी है कि वो कौन से आपके पास वेरिएबल्स हैं या वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो फिक्स्ड एज ए फिक्स पार्ट
ऑफ योर मेमोरी कंसीडर किए जा रहे हैं या वेरिएबल पाथ ऑफ योर मेमोरी कंसीडर किए जा रहे हैं। तो जब आप दोनों को आपको ये दोनों डिफरेंशिएट करने में आपको समझ आ गई, तो इसका मतलब है इजीली आप लोग जो है किसी भी एल्गोरिथम की स्पेस कम्प्लेक्सिटी को जो है वो मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम। व्हाट इज रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम? रन टाइम क्या है हमारे पास, यानी कि एक एल्गोरिथम को जब हम रन करते हैं तो उस पर टोटल कितना टाइम है। अब स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो थी हमारे पास, ये कम्प्लेक्सिटी जो है कैन बी सॉल्व इस तरह कि आप मेमोरी का साइज इंक्रीज करते जाएं। अगर आपके इनपुट साइज इंक्रीज हो रहा है तो आप मेमोरी का साइज इंक्रीज कर दें तो आप स्पेस कम्प्लेक्सिटी को ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि स्पेस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन टाइम का जो प्रॉब्लम है कि आप टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैसे रिजॉल्व करेंगे, इस पे अभी तक रिसर्च कंटिन्यू है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एल्गोरिथम अपना रनिंग टाइम एक मशीन पे बेस्ट शो करता है तो मे बी वो सेकंड मशीन पे अपनी परफॉर्मेंस उस तरह शो ना कर सके रन टाइम। इसकी और रीजंस भी हैं जो हमारे नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स के अंदर हमें इजीली पता चल जाएगा कि कैसे हम इस रनिंग टाइम को जो है वो कह रहे हैं कि ये इजीली रिजॉल्व नहीं हो सकता, यानी कि कम्प्लेक्सिटी जो है इजीली ओवरकम नहीं हो सकती। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रनिंग टाइम जो है किसी भी एल्गोरिथम का, उसका डिपेंड होता है इनपुट साइज पे। अब इनपुट साइज तो हमारे पास उसमें भी था, स्पेस कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए भी हमने यूज किया था, और यहाँ पे भी है। लेकिन वहाँ पे तो हमारा जो कंसर्न था वो स्पेस के साथ था, यानी कि डेटा आएगा, हम उसको एरिया प्रोवाइड कर देंगे स्टोरेज का, वो स्टोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वर्क है वो आपके माइक्रो प्रोसेसर का वर्क होगा, प्लस उसके साथ साथ अगर आईओ सर्किट इन्वॉल्व हैं तो उसको तो हम फिलहाल यहाँ पे फोकस नहीं कर रहे आईओ सर्किट के यूज को। लेकिन जो मेनली कंसर्न हमारा है वो माइक्रो प्रोसेसर का टाइम है जो हमने कंज्यूम करने हैं। तो अब कैसे कंज्यूम होगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपके पास 2 पर्सन्स हैं, वो आपके बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं, और मैं आपसे पूछूं कि कौन सा पर्सन जो है वो हाइट में बड़ा है, तो आप लोग फौरन फोकस कर लोगे कि मिस्टर एक्स। लेट कहते हैं मिस्टर एक्स हाइट में बड़ा है, उसकी हाइट ज्यादा है मिस्टर वाई से। क्लियर? अगर मैं 3 पर्सन आपके सामने खड़े कर दूं तो आप लोग भी उसको भी डिफरेंशिएट कर लोगे उस चीज को भी कि इन एक्स वाई जी 3 पर्सन है, इसमें से हाइट किसकी बड़ी है आप लोग इजीली डिसाइड कर लोगे। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ पर्सन को इंक्रीज करता जाऊं तो आपके जो डिसीजन मेकिंग है ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाएगी। वजह क्या है? क्योंकि आपका माइंड भी तो उसी तरह वर्क कर रहा है कि कंपेयर कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। और उस वक्त कंपैरिजन में प्रॉब्लम आ जाता है जब आपके जो वैल्यूज हैं वो वेरी क्लोज होती हैं, क्लोज टू ईच अदर। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सबकी हाइट बराबर है, जितने भी पर्सन आपके सामने खड़े हैं, लेकिन उनमें से कोई एक पर्सन ऐसा भी होगा जिसकी हाइट उन सब से ज्यादा होगी। तो कहने का मकसद यह है कि इनपुट साइड जब बढ़ता है तो आपके जो माइक्रो प्रोसेसर का टाइम है वो भी कंज्यूम होता है, आइदर इन डिसीजन मेकिंग, क्लियर, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, और या आपको उसके स्टोरेज के साथ, और या आपके अगर लूप का वो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसकी इटरेशन के साथ। तो ये आपके एक्स्ट्रा जो वो जितने भी आपके पास ये फैक्टर्स मैंने बताए हैं, ये सारे जो है आपके माइक्रो प्रोसेसर के जो रनिंग टाइम है इसको इंक्रीज करने में जो है मेन रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला जो है इनपुट साइज क्या है। अब साइज, इनपुट साइज डिफरेंट प्रॉब्लम में डिफरेंट एंगल से देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोग्राम में या सूडो कोड में एरे का यूज है तो आप लोग फोकस करोगे साइज ऑफ एरे में, क्लियर। उसके बाद पॉलिनोमियल डिग्री है, यानी कि आपका प्रॉब्लम तो पॉलिनोमियल क्लास का है लेकिन वो किस डिग्री का है, एन स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक है, या आप लोगों के पास क्यूबिक है, एन क्यूब है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पे आएंगे, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर में होगा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, तो उसमें हम ये चीज़ भी डिस्कस कर लेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, अगर आप 2 मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं या मैट्रिक्स का साइज इंक्रीज कर रहे हैं डेटा के आने के साथ साथ उसको मैट्रिक्स में एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद नंबर ऑफ बिट्स इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनपुट, अगर आपके इनपुट जो है वो पिक्चर्स हैं, ग्राफ हैं, जिसमें नंबर ऑफ बिट्स आपको
कंफर्म नहीं है कि कितने बिट्स आ सकते हैं, तो उसकी एग्जीक्यूशन पे भी टाइम। तो वर्टिसेस एंड एजेस इन ग्राफ, यानी कि एक ग्राफ आपको प्रेजेंट हो और उस ग्राफ यानी कि ऐसा ग्राफ जो डायनामिकली इनपुट के साथ बनता जाए। फॉर एग्जांपल पहले 2 नोड हैं तो 2 नोड के दरमियान एक लिंक हो जाए, फिर 3rd नोड आ गया, फिर 4th नोड आ गया और आपका ग्राफ जो है वो इंक्रीज होता जाए। तो जितने जितने इनपुट इंक्रीज होते जाएंगे उतना आपके पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो ज्यादा होती जाएगी। क्लियर। अब सेकंड फैक्टर जो है रनिंग टाइम में, वो हम देखते हैं नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं। यानी कि जब भी आप एनालिसिस करेंगे रनिंग टाइम का, तो आपका जो मेन फोकस होगा वो नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन पे होगा। व्हाट आर प्रिमिटिव ऑपरेशन, ये हमें अभी क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। प्रिमिटिव ऑपरेशन, यूनिट ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी आइडेंटिफाई इन सूडो कोड। यूनिट ऑफ ऑपरेशन है, यानी कि आपके पास प्रिमिटिव, व्हाट इज प्रिमिटिव ऑपरेशन? इट इज ए यूनिट ऑफ ऑपरेशंस। किस चीज के लिए ऑपरेशन? जो आपके सूडो कोड के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं। अब मसलन असाइनमेंट आप कर रहे हैं, वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इट इज यूनिट ऑफ ऑपरेशन। क्लियर। इसके अलावा आपके पास जो है एक्सप्रेशन का सॉल्व होना, c = a + b, ये भी यूनिट ऑफ ऑपरेशन है। ठीक है। इसके अलावा आप कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, ये भी यूनिट ऑफ ऑपरेशन है। यानी कि ये सारे प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं आपके पास। स्टेप नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देख रहे हैं, यानी कि जब हमें ये पता चल गया कि रनिंग टाइम जो है ये डिपेंड कर रहा है इनपुट साइज पे एंड प्रिमिटिव ऑपरेशंस पे, तो अब हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने में, यानी कि ये स्टेप जो है हम यूज कर सकते हैं किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने में। क्लियर। सबसे पहला है जो अभी हमने डिस्कस किया था, डिटरमाइन हाउ यू विल मेजर इनपुट साइज। आप कैसे मेजर करोगे कि आपके एल्गोरिथम का इनपुट साइज क्या है? अगर लिस्ट कोई यूज हो रही है, एरे जैसे हमने अभी स्लाइड में जिक्र किया था, तो आप उसको n काउंट कर लो। अगर कोई मैट्रिक्स है, टेबल है, तो n क्रॉस m का टेबल है, यानी कि 5 क्रॉस 7, 2 क्रॉस 3 ये टेबल हो गए। 2 नंबर ऑफ लेंथ n। स्ट्रिंग प्रोसेसिंग में जब हम यूज करेंगे तो इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो सकती है, दूसरे की स्ट्रिंग क्या है, और स्ट्रिंग को हम मैनिपुलेट कैसे करेंगे, तो ये हमें इनपुट साइज पता होना चाहिए। तो पहला काम जो है, पहला स्टेप, वो हमें इनपुट साइज क्लियर होना चाहिए। और इनपुट साइज यहाँ पे भी आपको स्टेप 1 में भी नजर आ रहा है, और इससे पहले हमने पिछली स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि कौन से सिनेरियो में हम इनपुट साइज को कैसे कंसीडर कर रहे हैं। सेकंड स्टेप है चूज द टाइप ऑफ ऑपरेशंस, यानी कि वही आपके पास के यूनिट ऑफ ऑपरेशंस क्या है, यूनिट ऑफ ऑपरेशन क्या है, या प्रिमिटिव ऑपरेशन आपके क्या है। कंपैरिजन है, कोई आप वैल्यू को स्वैप कर रहे हैं, कॉपीज कर रहे हैं, कोई एडिशन वगैरह का आप रोल प्ले कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो ये सारे आपके पास जो है टाइप ऑफ ऑपरेशन में आ रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों ने नोट करनी है वो ये है कि आपके जितने भी आईओ स्टेटमेंट्स होंगे हम उनको प्रिमिटिव ऑपरेशन काउंट नहीं करेंगे। क्लियर। यानी कि वो हमारे पास ऑपरेशन में काउंट नहीं होंगे। जैसे स्कैन एफ है, स्कैन एफ को हम कंसीडर नहीं करेंगे, और अगर प्रिंट एफ है हम उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। और अगर आप एल्गोरिथम नोटेशन में देखें तो राइट एंड रीड, इन दोनों को हमने कंसीडर नहीं करना। क्लियर। थर्ड स्टेप में हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे पास जो टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी है वो कौन सी है। यहीं पे हमने ये डिसाइड करना है कि पहले तो देखें, हमें पहले स्टेप में ये हो गया कि इनपुट साइज, सेकंड हमने ऑपरेशन, फिर उस जितने भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसकी बेस पे हमने ये डिसाइड करना है कि हमारे पास टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी क्या बनी है। बेस्ट है, बेस्ट में ये होगा कि आपके पास फ्यू कंपैरिजन परफॉर्म होंगे, फ्यू ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ठीक है। एवरेज है या वर्स्ट है। वर्स्ट में ये होता है कि आपके पास एक आप समझ लें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। जो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी होगी वो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन को या नंबर ऑफ कंपैरिजन को प्रेजेंट करेगी। एवरेज केस जो है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट इट, इसको हम आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसकी रीजंस हैं, वो अभी मैं एक एग्जांपल में भी शो कर दूंगा इसी लेक्चर में। फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग एक एलिमेंट को एक एरे में सर्च करना चाहते हैं,
क्लियर? आप एक एलिमेंट को एरे में सर्च करना चाहते हैं, अगर वो एलिमेंट आपको फर्स्ट लोकेशन पे मिल जाता है तो ये आपका बेस्ट केस होगा। ये बेस्ट कम्प्लेक्सिटी है कि आपको एक कंपैरिजन करना पड़ा और आपको एलिमेंट रिट्रीव हो गया। क्लियर? उसके बाद ये है कि वो एलिमेंट आपको जो आप सर्च करना चाहते हैं वो एरे में एंड पे पड़ा हुआ है और आपके पास एरे है साइज n की, तो आपको कितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे? n कंपैरिजन करने पड़ेंगे। क्लियर? उसके बाद है एवरेज। अब एवरेज जो है ये प्रेडिक्टेबल है, यानी कि आप श्योरिटी नहीं दे सकते कि जो आप एवरेज की वैल्यू ले रहे हैं वो वाकई इस सिनेरियो में तो आ रही है, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम अगर हम सैंपल ऑफ डेटा लें तो वो हमें एवरेज वहां पे काउंट ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक एलिमेंट ऐसा सर्च करना चाहते हैं जो ना फर्स्ट पोजीशन पे है ना एंड पे है, मिडल में अगर आपके पास 10 एलिमेंट की एरे है तो एवरेज के आपके पास 8 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि कोई भी एक वैल्यू आपको रिट्रीव हो सकती है। फॉर एग्जांपल 1 को आप स्किप कर दें, 10 को भी स्किप कर दें। अगर आपके पास एरे साइज है n यानी 10 साइज की एरे है, फर्स्ट को छोड़ दें और लास्ट को भी आप छोड़ दें तो दरमियान में आपके पास 8 लोकेशन रह जाएंगी। तो एवरेज केस फिर ये है कि इनमें से वो सेकंड लोकेशन पे भी एलिमेंट हो सकता है जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं, थर्ड पे भी हो सकता है, फोर्थ पे भी हो सकता है, फिफ्थ पे भी हो सकता है। तो इसलिए आप इजीली एवरेज केस कम्प्लेक्सिटी को जो है वो मेजर नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास थर्ड स्टेप। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम ये करते हैं कि एक फंक्शन डिजाइन करते हैं और वो फंक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है आपके इनपुट साइज पे एंड टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी पे। फॉर एग्जांपल, आपने इनपुट साइज मेंशन कर दिया कि आपको एक एरे चाहिए ऑफ n एलिमेंट। क्लियर? उसके बाद फिर आपने कहा कि इसमें हम बेस्ट केस वो कर रहे हैं क्योंकि हमें फ्यू कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं, तो उसकी बेस पे यानी कि बेस्ट केस और इनपुट साइज की बेस पे आप लोग फोर्थ स्टेप में एक फंक्शन डिफाइन करोगे। और जब हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस या एसिम्प्टोटिक एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें हमें यही फंक्शन यूज करने होंगे जो हम इनपुट साइज से और प्लस आपके पास टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी के थ्रू हम बनाएंगे। क्लियर? फोर्थ स्टेप में हमें एक फंक्शन को वो करना है और फिफ्थ स्टेप में हमने ये करना है कि हमने कम्प्लेक्सिटी क्लास डिफाइन करनी है। गिवन द फार्मूला जो आप लोगों ने फंक्शन डिफाइन किया है उसको डिटरमाइन करना है कि उसकी कम्प्लेक्सिटी क्लास क्या है, और वो कम्प्लेक्सिटी क्लास आपका यानी कि पॉलिनोमियल प्रॉब्लम आपका बन गया है। यानी कि जो फंक्शन आप लोगों ने डिजाइन किया है, आपने फंक्शन किसके थ्रू डिजाइन किया? इनपुट साइज के थ्रू और आपने टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी, आइदर इट इज बेस्ट, एवरेज एंड वर्स। तो जो फंक्शन आप लोग डिजाइन करेंगे तो हमने उसको क्लास उसकी स्पेसिफाई करनी है, कम्प्लेक्सिटी क्लास, और वो चाहे वो पॉलिनोमियल हो, चाहे NP हॉट प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी और क्लास का हो। तो फिफ्थ स्टेप में हमने ये करना है। तो जब हमारे पास लेट करते हैं एक एल्गोरिथम जो है वो पॉलिनोमियल में आ गया तो इट मीन्स इट कैन बी रिजॉल्व इजीली और विद गिवन इनपुट और प्लस अकॉर्डिंग टू गिवन टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी। क्लियर? अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कम्प्लेक्सिटी क्लास ऑफ एन एल्गोरिथम, और यही अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास डिफरेंट कम्प्लेक्सिटी की क्लासेस हैं। जो सबसे टू इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके पास जो है एक पॉलिनोमियल क्लासेस, यानी कि वो ऐसे प्रॉब्लम, ऐसे एल्गोरिथम सूडोकोड विच कैन बी रिजॉल्व इजीली। जैसे अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं ये सारे पॉलिनोमियल के एग्जांपल में आ जाते हैं। NP प्रॉब्लम्स। क्लियर? तो NP क्लासेस, तो NP क्लासेस कम्प्लेक्सिटी और आपके पास पॉलिनोमियल कम्प्लेक्सिटी जो है, इनमें से किसी एक क्लास में आपका प्रॉब्लम रिजाइड कर रहा होगा। यानी कि प्रॉब्लम मीन्स कि जो आप लोगों ने उसका फंक्शन डिजाइन किया वो इनमें से किसी एक क्लास से जो है वो बिलोंग करेगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, इज देयर रियली मच डिफरेंस बिटवीन, मतलब यहाँ पे आपको 3 इक्वेशन दी गई हैं, 3 फंक्शन दिए गए हैं, 3n, 5n + 20 एंड 6n - 3। तो क्या इनमें कोई डिफरेंस है? क्लियर? अब इसमें जो डिफरेंस है, अगर हम n का साइज, यस इनमें डिफरेंस है, और वो क्या है कि अगर आप n का साइज जो है बहुत लार्ज कर दें तो आप लोग देख लें इसका जो कोएफिशिएंट है वो 3 है। मसलन अगर मैं n का साइज देता हूं 10, तो अब इसका जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 30, यानी कि आपको 30 कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं। और अगर आप इस पे वो करें तो आपको 10, 50 एंड 70
और यहाँ पे आप करें तो आपको कंपैरिजन करने पड़ रहे हैं 57। और अगर आप लोग n की वैल्यू लेते हो 1, अगर आप लोग लेते हो n की वैल्यू 1 तो 3n जो है वो हो जाएगा 3 और 5n प्लस 20 इक्वल टू 25। तो अब लोग सिर्फ इन दोनों में देखें, फर्स्ट इसमें और इन दोनों में डिफरेंस में देखें। तो अगर आप n की वैल्यू 1 ले रहे थे तो इनमें इतना डिफरेंस नहीं था, डिफरेंस है सही फिर भी है, यानी कि 1 और 3 में डिफरेंस है कि इनके नंबर ऑफ कंपैरिजन 1 और उसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन आपको 3 परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे आपको 30 और 70 की वो चल रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस है। लेकिन ये होगा, ये डिफरेंस आपको कब सामने आएगा, जब आप इसके इनपुट साइज को जो है वो लार्ज करेंगे। क्लियर। अब ये फंक्शन कैसे डिजाइन हुए, ये फंक्शन जो है आपके पास बेस्ट केस, यानी कि आप लोगों ने जो टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी ली प्लस इनपुट साइज लिया और आपको ये इक्वेशन बनी। हमारे कमिंग जो आगे एग्जांपल्स हैं कमिंग स्लाइड्स में, उसमें आप लोगों को ये इक्वेशन बनाना भी आ जाएगी। क्लियर कि हम ये नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे काउंट करते हैं, नंबर ऑफ कंपैरिजन कैसे काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास जो था टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी के कुछ स्टेप्स से। पहला स्टेप था आप लोगों ने इनपुट साइज डिस्कस करना है कि आपके एल्गो का इनपुट साइज कौन सा होगा, कोई एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है, ये क्या है। सेकंड स्टेप में आप लोगों ने जो है उसके टाइप ऑफ ऑपरेशन देखने हैं कि उस एल्गो में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं और उसको हम कितने, यानी कि एक कंपैरिजन काउंट करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे। ये सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप में आप लोग उसकी टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी फाइंड करते हो, जैसे मैंने आपको लीनियर सर्च के बारे में बताया। क्लियर। अब उनमें से आप डिसाइड कर लेते हो कि कौन सी टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी। मोस्टली एल्गोरिथम का हम जो है वर्स्ट केस एनालिसिस करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि हम उसको एक यानी कि कंप्लीट रन करना चाहते हैं गिवन इन्वायरमेंट में, तो हम इसलिए उसका वर्स्ट केस जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन अब यहाँ से अगर आपको टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी लाइट करते हैं, एवरेज आप लोग ले लेते हैं, तो फोर्थ स्टेप में आप लोगों ने एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। फंक्शन जो बेस करेगा वो आपकी सिलेक्टेड टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी प्लस इनपुट साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। अब वो जो फिफ्थ स्टेप में हमने क्या करना है, जो फंक्शन आप लोगों ने डिजाइन कर लिया, अब उस फंक्शन की क्लास को हमने डिटरमाइन करना है कि ये फंक्शन जो है वो किस क्लास का है, पॉलिनोमियल का है, NP-hard का है। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स थे जिसके थ्रू हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को जो है वो मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिमिटिव ऑपरेशन इन एन एल्गोरिथम। प्रिमिटिव ऑपरेशन हमने रैम मॉडल में देखा कि ये यूनिट ऑफ ऑपरेशन है हमारे पास, यानी कि यूनिट ऑफ ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं किसी भी एल्गोरिथम में, वो हमारे पास प्रिमिटिव ऑपरेशन को रेफर करते हैं। क्लियर। अब सबसे पहले आप लोग देखें फर्स्ट इसमें दिस वन, असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल। ये आपका एक प्रिमिटिव ऑपरेशन है, यानी कि जब आप किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल शो कर दिया है कि a = 5, तो ये आपका एक प्रिमिटिव ऑपरेशन कहलाएगा। क्लियर। और हम इसको 1 स्टेप काउंट करेंगे, क्योंकि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि स्टेप क्या है, 1 स्टेप रैम मॉडल के अंदर हमने पढ़ा था कि एक्सप्रेशन को, असाइनमेंट को, कंपैरिजन को, हम इन सब को 1 स्टेप काउंट कर लेते हैं। क्लियर। कॉल ए मेथड, कॉल ए मेथड, जब आप एक यानी कि मेन एल्गोरिथम के अंदर एक सब एल्गोरिथम को कॉल करते हो, तो इट मीन्स यू आर कॉलिंग ए सब एल्गोरिथम एंड यूजिंग 1 ऑपरेशन, परफॉर्मिंग 1 ऑपरेशन। अब वो 1 ऑपरेशन क्या है, मसलन यहाँ पे हमने ये मेथड जो है कॉल किया, तो ये हमारे पास भी 1 स्टेप काउंट हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेशंस। आप कोई भी एक्सप्रेशन कैलकुलेट करें, जैसे a स्टेरिक b, a - b स्टेरिक c, या कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन हो, तो ये भी हमारे पास जो है एज ए प्रिमिटिव ऑपरेशन कहलाएगा और हम इसको एज ए 1 स्टेप जो है वो काउंट करेंगे। कंपेयरिंग 2 नंबर्स, फॉर एग्जांपल आप इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को वैल्यूज कंपेयर करने
पढ़ रही है, जैसे a लेस देन आर इक्वल टू बी, a ग्रेटर देन b एंड a ग्रेटर देन c, तो इनमें से जो भी कंपैरिजन हो तो हम इसको भी वन स्टेप काउंट करेंगे। और जब आप दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे होते हैं तो ये भी आपका एक प्रिमिटिव ऑपरेशन है। यानी कि ये जो पूरी आपको लिस्ट नज़र आ रही है ये सारी जो है आपके प्रिमिटिव ऑपरेशन के, यानी कि आपके पास जो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमने यहाँ पे शो कर दी हैं कि कौन कौन सी टाइप के प्रिमिटिव ऑपरेशन हो सकते हैं। यहाँ पे इंडेक्सिंग इनटू एन एरे, फॉर एग्जाम्पल आप एरे के एलिमेंट को वैल्यू दें, आप लोग एरे के एलिमेंट को प्रिंट करें स्कैन के थ्रू, या आप लोग प्रिंट एफ के थ्रू प्रिंट करें, या इसको किसी एक्सप्रेशन का पार्ट बनाएं, तो ये भी आपके पास जो है प्रिमिटिव ऑपरेशन कहलाएगा और इसको भी हम वन स्टेप काउंट करेंगे। क्लियर? फॉलोइंग एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस, अगर आप लोग कोई यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना लेते हो जैसे क्लास, स्ट्रक्चर, और उसका कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो जैसे यहाँ पे किया गया है। सी लैंग्वेज में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि स्ट्रक्चर और क्लासेस जो हैं ये आपके पास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप डिक्लेयर करने में आपको हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे हमने एक टेस्ट क्लास या आप टेस्ट स्ट्रक्चर समझ लें, उसका एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना है, तो ये भी आपका क्या होगा, एक प्रिमिटिव ऑपरेशन है और हम इसको भी वन स्टेप काउंट करेंगे। रिटर्निंग फ्रॉम ए मेथड, जब आपने जैसे आप यहाँ पे इस पॉइंट में देखें कॉल ए मेथड, यहाँ पे आपने मेथड कॉल किया और यहाँ से उस मेथड के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट यूज करके कंट्रोल को रिटर्न किया, वापस आपने मेन एल्गोरिथम की तरफ भेजा, तो ये भी आपके पास प्रिमिटिव एक्शन है, यानी प्रिमिटिव ऑपरेशन है। तो इसकी भी जो वो होंगे स्टेप्स वो भी वन काउंट होंगे। तो यहाँ पे आपको जितनी भी लिस्ट नज़र आ रही है, लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन में, ये सारे जो हैं अमूमन सिंगल स्टेप काउंट किए जाएंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट हम एक असाइनमेंट स्टेटमेंट की एग्जांपल ले रहे हैं, यानी प्रिमिटिव ऑपरेशन को हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रिमिटिव ऑपरेशन और उसके नंबर ऑफ स्टेप क्या बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि असाइनमेंट्स, असाइनमेंट स्टेटमेंट में आप पहली असाइनमेंट स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक सिंपल वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जा रही है a इक्वल टू 5, ये आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट है। एरे के 6th लोकेशन पे आप लोग एक वैल्यू प्लेस कर रहे हो जो है 7, या आप लोग कोई एक्सप्रेशन सॉल्व करके वेरिएबल को उसका रिजल्ट दे रहे हो, यानी कि एक्सप्रेशन को सॉल्व किया और उसकी वैल्यू जो है आप लोगों ने एक वेरिएबल में रखी। तो ये सारे असाइनमेंट्स हैं। अब इनकी जो आपके पास कांस्टेंट होगी, रनिंग टाइम जो होगा वो कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये वन स्टेप है। क्लियर? अगर हम इनको वन वैल्यू भी दे दें तो ऑटोमेटिकली जितने भी कांस्टेंट होंगे वो ऐड होके आपको कांस्टेंट बनेंगे। तो नोट आप इंपॉर्टेंट कर लें कि रनिंग टाइम ऑफ असाइनमेंट कैन बी कंसीडर एज 1 और सी रेफर टू ए कांस्टेंट वैल्यू। अब सी इस केस में अगर ये तीनों, फॉर एग्जांपल अगर ये तीनों आपके पास असाइनमेंट लिखी हुई हैं तो अब इधर सी की जो वैल्यू होगी वो आप लोगों के पास होगी 3। तो 3 हो चाहे 1 हो चाहे 2 हो चाहे 5 हो, तो ये आपके पास एक कांस्टेंट फैक्टर को पॉइंट करते हैं। क्लियर? फॉर लूप, अब इस लूप में देखें इसकी रनिंग टाइम हम कैसे वो करेंगे। इस लूप का रनिंग टाइम ऑफ ए फॉर लूप इज मोर द रनिंग टाइम ऑफ द स्टेटमेंट इनसाइड द फॉर लूप, यानी कि आपके पास एक लूप का जो रनिंग टाइम है वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी के अंदर कितनी प्रिमिटिव ऑपरेशन जो हैं वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देखें इस एग्जांपल में सिर्फ एक ऑपरेशन जो है प्रिमिटिव ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है लूप के अंदर, और अब इसके जो आप रनिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे उसमें होगा नंबर ऑफ बेसिक स्टेप इन लूप बॉडी। फॉर एग्जांपल अगर बेसिक स्टेप या प्रिमिटिव ऑपरेशंस वो हैं 4 हैं, और आपके पास नंबर ऑफ इटरेशन, आपकी लूप जो है वो 5 टाइम चल रही है, तो टोटल आपके पास जो हो जाएंगे 4 इंटू 5, 20 स्टेप्स या 20 कंपैरिजन जो है वो अकर हो जाएंगे। क्लियर? यानी कि अगर आपको नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशन जो बॉडी की लूप में परफॉर्म हो रहे हैं और आपको ये पता हो कि आपकी लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, तो फिर आप इजीली टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन या बेसिक स्टेप जो है वो बता सकते हैं। अब लेट करते हैं रनिंग टाइम ऑफ बेसिक ऑपरेशन इज कांस्टेंट सी
यहाँ पे हमने इस जो नंबर ऑफ बेसिक स्टेप है इसकी वैल्यू हमने ले ली कि लेट करते हैं सी आ रही है, इसकी टोटल कांस्टेंट वैल्यू सी है और आपकी लूप जो है वो n टाइम चल रही है। ये आप यहाँ पे n टाइम देख सकते हैं इस जगह पे, तो n टाइम चल रही है तो आपके पास टोटल रनिंग जो होगी वो n स्टेरिक c के इक्वलेंट होगी। तो यही हमने यहाँ पे नीचे सॉल्व भी कर लिया। क्लियर, ये था लूप का। उसके बाद है नेक्स्टेड लूप। नेक्स्टेड लूप में आपके पास जो है हमने ये देखना है कि आपकी जो आउटर लूप और फिर उसके अंदर इनर लूप आ रही है, तो आपकी जो बेसिक स्टेप है या आपका जो प्रिमिटिव ऑपरेशन है वो किस लूप का पार्ट है। अगर आपका बेसिक स्टेप या प्रिमिटिव ऑपरेशन बोथ लूप के अंदर है, जैसे यहाँ पे के ये एक ऑपरेशन हो रहा है, के की वैल्यू ऐड हो रही है, यानी कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं के इक्वल टू के प्लस 1। तो अब आपके पास ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व हो रही है, असाइनमेंट भी हो रही है, तो हम इसका बेसिक स्टेप 1 लेंगे, लेकिन अब इसको हम 1 नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है या आपका प्रिमिटिव ऑपरेशन है ये नेस्टेड लूप के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है। तो आपने ये काउंट करना होगा कि आपकी जो आउटर लूप है वो कितनी बार चल रही है, लेट करते हैं वो n टाइम चल रही है, और आपकी इनर लूप जो है वो कितने टाइम चल रही है, लेट करते हैं वो m टाइम चल रही है। और इसकी जो लेट करते हैं ये 1 स्टेप हम इसको काउंट करते हैं या हम इसको टोटल हम c का नाम देते हैं। तो हमारे पास टोटल जो होगा इसकी जो रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी बनेगी वो आपके पास यहाँ स्टेप नंबर 4 में प्रेजेंट की गई है। ये देखें आप लोग, m स्टेरिक n स्टेरिक c। अब इसमें m क्या है आपके पास इनर लूप, n टोटल टाइम फॉर आउटर लूप, और c जो है ये आपके पास इसके लिए ये जो बेसिक स्टेप जो मैं सर्कल कर रहा हूँ k प्लस प्लस, इसके लिए जो बेसिक स्टेप के लिए जो कांस्टेंट वैल्यू ली जा रही है वो आपके पास है c। क्लियर। अब यहाँ पे लेट वाले पार्ट में मैंने देखा है लिख दिया है आप लोगों को, रनिंग टाइम ऑफ बेसिक ऑपरेशन इज कांस्टेंट दैट इज c। क्लियर। रनिंग टाइम ऑफ आउटर लूप यहाँ पे हम n ले रहे हैं, रनिंग टाइम फॉर इनर लूप हम m ले रहे हैं, तो टोटल रनिंग टाइम क्या हो जाएगा हमारे पास m स्टेरिक n स्टेरिक c। तो आप जब भी किसी नेस्टेड लूप की एग्जीक्यूशन को या उसका रन टाइम एनालिसिस किया करें तो हर एक लूप के टोटल नंबर ऑफ एट्रिशन का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर उनकी बॉडी के अंदर जितने भी बेसिक ऑपरेशन है उनका भी आपको काउंट करना है और फिर आपस में इनके जो टोटल वो बन रहे हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। और ये यहाँ पे आपको फार्मूला शो कर दिया गया है स्टेप नंबर 4 में। तो फर्दर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी इसी पैटर्न की बेस पे आप लोगों ने करनी होगी। उसके बाद है अगर आपके पास कंसेक्टिव लूप आ जाए, यानी कि एक लूप और उसकी बॉडी और वो लूप ख़त्म हो जाए, जैसे यहाँ पे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं ये आपके पास एक लूप है और ये आपके पास उसी के बाद फौरन एक सेकंड लूप आपने लोगों स्टार्ट की और उसको एंड भी किया। तो अगर आपके प्रोग्राम में या सूडो कोड में दो कंसेक्टिव लूप आ जाती हैं तो फिर हम उसकी रन टाइम कम्प्लेक्सिटी को कैसे कंसीडर करेंगे। ये देखें, इसमें जो बेसिक ऑपरेशन है यानी कि कास्ट जो है इसकी वो है k प्लस प्लस, और इसकी जो प्रिमिटिव ऑपरेशन की जो आपके पास टोटल स्टेप बनते हैं ये कांस्टेंट है वो c है, c हम कंसीडर कर रहे हैं। क्लियर। इसको 1 भी कर सकते हैं कि 1 स्टेप है 2 स्टेप है। तो अगर ये लूप 5 बार चलती है तो हम c की वैल्यू 5 कंसीडर कर लेंगे क्योंकि वो 5 टाइम आपके पास इंक्रीमेंट होगा k में। और अगर आपकी लूप जो है वो 7 टाइम चल रही है तो c की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो 7 टाइम वो की जाएगी, कंसीडर की जाएगी। इसी तरह सेम केस जो है आपके पास सेकंड लूप में भी है, इधर भी हम इसको c काउंट कर लेते हैं। अब हमने ये देखना है कि आपकी जो फर्स्ट लूप है वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है। यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट लूप है वो n टाइम इटरेट हो रही है, उसकी एग्जीक्यूशन n टाइम हो रही है, और यहाँ पे जो आपके पास सेकंड लूप है वो m टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। तो जब भी दो कंसेक्टिव लूप हों तो इनकी उस सूडो कोड की जो रन टाइम होगा वो ये होगा कि आपने एक लूप का रन टाइम फाइंड करना है प्लस
आपके सेकंड लूप का जो रन टाइम होगा वो हो जाएगा, यानी कि दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो ये आप लोग देख लें यहाँ पे स्टेप नंबर 4 पे ये फर्स्ट वन लूप के लिए है और ये सेकंड वन लूप के लिए है। अब चूंकि दोनों लूप कंसेक्टिव हैं तो इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, ये ऐड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर लेट करते हैं n की वैल्यू है 3 और ये स्टेप जो ले रहा है वो 1, क्लियर। तो आपके पास ये हो जाएगा 3 टोटल, यानी कि आपके पास जो n की वैल्यू आई है 3 और c की वैल्यू जो आपके पास है 1, तो इसको आप लोगों को 3 टाइम जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा और प्लस 3 टाइम सेम केस जो है वो आपके सेकंड लूप के लिए होगा, यानी कि अगर m भी 3 टाइम चल रहा है और कांस्टेंट की वैल्यू भी हम 1 ले रहे हैं, लेट करते हैं, तो ये भी 3 टाइम, तो 3 और 3 आपके पास टोटल जो बनेगा इनका कम्बिनेशन, ये वैसे 3 और ये भी 3 और इक्वल टू हो जाएगा 6 के बराबर। तो यानी कि ये आपके रन टाइम प्रिमिटिव ऑपरेशन के थ्रू हम रन टाइम इसकी कम्प्लेक्सिटी को जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये कंसेक्टिव लूप के लिए है। तो इससे पिछली स्लाइड में हमने नेस्टेड लूप के लिए किया था जिसमें आपस में वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं n एंड m, n आउटर लूप के लिए और m जो था वो इनर लूप के लिए था, और उनके साथ थर्ड जो फैक्टर था जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो आपके बेसिक ऑपरेशन, यानी कि आपके बेसिक स्टेप या आप कह सकते हैं प्रिमिटिव ऑपरेशन की जो थी वो वैल्यू थी जो हमने कांस्टेंट कंसीडर की हुई थी c। अब अगर आपके पास किसी सूडो कोड में इफ स्टेटमेंट का यूज आ जाए, यानी कंपैरिजन आ जाए, जैसे इस सूडो कोड में आप देखें आप लोग इफ स्टेटमेंट को यूज कर रहे हो। अब ये जो कंडीशन है, कंडीशन क्या होती है किसी भी इफ स्टेटमेंट की या कंडीशनल लूप की जो कंडीशन होती है, इट इज ए बूलियन एक्सप्रेशन। ये एक बूलियन एक्सप्रेशन होती है विच ऑलवेज रिजल्ट आइदर ट्रू और फॉल्स, क्लियर। ये बूलियन एक्सप्रेशन होती है और बूलियन एक्सप्रेशन हमेशा या आपको ट्रू रिजल्ट देती है या फॉल्स रिजल्ट देती है। अब अगर इसका रिजल्ट है ट्रू, अगर इसका रिजल्ट है ट्रू तो आपके जो स्टेटमेंट S1 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अगर इसका रिजल्ट है फॉल्स तो आपके पास जो स्टेटमेंट S2 है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्लियर। अब यहाँ पे इनकी हम कम्प्लेक्सिटी वो कैसे करेंगे, तो नोट में आप देख लें नंबर ऑफ बेसिक स्टेप ऑन ईच ब्रांच दैट इज एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन ट्रू है तो हो सकता है कि इसके जो बॉडी है यहाँ पे ये स्टेटमेंट S1 जो है इसके अंदर फिर आपके पास लूप वगैरह यूज किए जा रहे हो, नेस्टेड लूप हो या जो भी हो, ये आपके पास हो गया S1, ठीक है। अब S2 जो है लेट करते हैं वो सिंपल है। S2 में सिर्फ आपके पास 1 या एक असाइनमेंट है, c इक्वल टू 0 लेट करते हैं c इक्वल टू 0 और S1 में लूप परफॉर्म हो रही है। तो अब इसकी कम्प्लेक्सिटी जो है रन टाइम वो किस पे डिपेंड करेगी, वो आपके इस पे डिपेंड करेगी, यानी S1 पे। तो नंबर ऑफ बेसिक स्टेप ऑन ईच ब्रांच दैट इज एग्जीक्यूटेड। अब ये होगा कि आपकी कंडीशन अगर ट्रू बनती है तो आप लोग किस तरफ जाएंगे, उसकी कम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो होगी यानी कि जो C0 है इसकी बेस पे जितनी कम्प्लेक्सिटी बनती है, यानी कि 1 स्टेप बनता है, 2 स्टेप बनते हैं, तो वो होगी अगर कंडीशन फॉल्स है तो। और अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर इस S1 के अंदर जो लूप की कम्प्लेक्सिटी बनेगी वही इस आपके पास सिलेक्शन स्टेटमेंट की कम्प्लेक्सिटी होगी। फॉर एग्जांपल अगर इस लूप की कम्प्लेक्सिटी बन रही है n c, तो अब आपके पास अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसकी भी कम्प्लेक्सिटी जो है इस इफ स्टेटमेंट की वो nc बनेगी। ये होगा कंडीशन के ट्रू होने पर, और ये जो इसकी कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट बनी है c, ये आपके पास होगा कंडीशन के फॉल्स होने पर, क्लियर।
यानी कि इफ स्टेटमेंट की जो कम्प्लेक्सिटी है वो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होने पर आप उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट ना करें, या कंडीशन के फॉल्स होने पर एल्स की बॉडी को आप जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे या जब तक एनालाइज नहीं करेंगे, तो आप इस इफ स्टेटमेंट की जो कम्प्लेक्सिटी है वो इजीली आप लोग डिटरमाइन इस तरह नहीं कर सकते डायरेक्टली, जैसे हमने फॉर लूप की असाइनमेंट्स वगैरह की कर ली। क्लियर? अब हमारे पास प्रिमिटिव ऑपरेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। पहली आप एक एग्जांपल देख लें। इसमें हमने करना क्या है, काउंट द नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन इन दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हमने नंबर ऑफ ऑपरेशंस को काउंट करना है। पहले मैं आपको सूडो कोड समझा देता हूं कि इस सूडो कोड का क्या फंक्शन है। सबसे पहले इनपुट मेथड है जिसका नाम हमने मेथड रखा इंट मेथड। क्लियर? इंट जो है ये रिटर्न टाइप है, यानी कि ये मेथड जो है एक वैल्यू को रिटर्न करेगा और वो इंटीजर होगी। इसमें दो वेरिएबल यूज किए जा रहे हैं, आई एंड ए, और आई के थ्रू एक लूप परफॉर्म की जा रही है यहाँ पे, और इस लूप की जो एग्जीक्यूशन है वो एन टाइम है, यानी कि 1 से लेकर आप लोग एन तक जा रहे हैं। अब हमने जैसे पहले स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि हमने आईओ इंस्ट्रक्शंस को एज ए प्रिमिटिव स्टेटमेंट या प्रिमिटिव ऑपरेशन के तौर पे कंसीडर नहीं करना है, इनको इग्नोर करना है। क्लियर? तो इसको आप छोड़ दें फिलहाल। इसकी इटरेशन ये है कि हाँ ये वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगर ये किसी एरे से वैल्यू को उठा रहा होता, फॉर एग्जांपल ए ऑफ आई, जो अब यहाँ पे नहीं है लेकिन लेट करते हैं अगर है, तो फिर हम इसको 1 स्टेप काउंट कर लेते, फिर हम इसकी जो एनालिसिस है इसमें इसको इंक्लूड कर लेते अगर एरे प्रिंट हो रही होती। लेकिन अब यहाँ पे एरे प्रिंट नहीं हो रही, सिंपल आई प्रिंट किया जा रहा है, तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। और प्लस आपके पास ये इसकी कम्प्लेक्सिटी, यानी कि इसमें आपके पास अरिथमेटिक वर्क भी हो रहा है, यानी कि अरिथमेटिक एडिशन हो रही है। कौन सी? एक और आई की वैल्यू ऐड हो रही है और एक को वैल्यू जो है वो असाइन की जा रही है। और ये आपका पास रिटर्न टू मेथड है, यानी कि आपके मेन एल्गोरिथम की तरफ कंट्रोल को रिटर्न किया जा रहा है। अब इस टेबल को हमने फिल करना है। ये प्रिमिटिव ऑपरेशन की लिस्ट है जो हमने पीछे कुछ स्लाइड में मेंशन कर दी थी, जहां पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी बताई थी कि असाइन वैल्यू असाइन करने के लिए हम क्या लिखेंगे, कॉल मेथड के लिए कौन सी एग्जांपल बन सकती है। तो अब आपने यहाँ पे जो सेकंड कॉलम है इसमें आप लोग पहले फिल करें कि यहाँ पे सबसे पहला जो पैरामीटर है प्रिमिटिव ऑपरेशन जो है असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल, इसमें है या नहीं, पहले हमने ये आंसर देना है। अगर है यानी कि ये प्रिमिटिव ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है तो आप यस लिखें, और अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा रहा तो आप लोग सिंपली इसके ऊपर नो लिख देंगे। क्लियर? इसी तरह कॉल ए मेथड है, अगर आप ये फॉर एग्जांपल असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल अगर है तो आप इसको यस कर दें, और अगर फॉर एग्जांपल कोई नहीं है तो फिर आप इसको कर देंगे नो। तो इस तरह आप लोगों ने इसको फिल करना है। उसके बाद जो उसका थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में हमने ये बताना है कि टोटल कितनी बार यूज हुए हैं। फॉर एग्जांपल असाइनमेंट अगर हम देखें, असाइन ए वैल्यू, एक वैल्यू यहाँ पे असाइन हो रही है, ये आपका फर्स्ट टाइम हो गया। क्लियर? एक वैल्यू यहाँ पे असाइन हो रही है, ये आपके पास सेकंड टाइम हो गया। तो इसी तरह आप लोग जितनी जगह पे भी आपके वैल्यू को असाइन किया जा रहा है आप उसको काउंट करना शुरू कर दें, और इसका जो एक्चुअल रिजल्ट आपको मिलेगा वो ये है। अब यहाँ पे देखें असाइन ए वैल्यू टू वेरिएबल, यस इस सूडो कोड में किया जा रहा था, यानी कि इस प्रिमिटिव ऑपरेशन के यूज किया जा रहा है, यस है, और कितनी बार किया जा रहा है, टोटल 5। क्लियर? 5 टाइम हम वैल्यू को डिफरेंट वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। वो मैं आपको देखें, जैसे हमने 2 काउंट किए, ये आपके पास हो गया थर्ड, आई की वैल्यू ये हो गई, और उसके बाद जो है एक आपका असाइनमेंट यहाँ पे हो रहा है, ये 4th नंबर पे। यहाँ पे आप कैसे असाइन कर रहे हैं वैल्यू, यहाँ इस एक्सप्रेशन को आप लोग इस तरह भी काउंट कर सकते हैं कि i इक्वल टू आई प्लस 1, तो यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है यानी वैल्यू को असाइन किया जा रहा है। और एक आपका यहाँ पे एंड पे 5th नंबर पे ये कैलकुलेट किया जा रहा है,
यानी कि a इक्वल टू a प्लस आई। तो अब टोटल असाइन वैल्यू टू वेरिएबल जो है ये बेसिक ऑपरेशन या अब ये प्रिमिटिव ऑपरेशन जो है ये 5 टाइम परफॉर्म हो रहा है। और इसी तरह बाकी आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे कि कॉल ए मेथड नो, कोई यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर हम किसी और फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे। अरिथमेटिक ऑपरेशन यस किया जा रहा है, 2 टाइम है। अब वो 2 टाइम क्या है वो आप इस एग्जांपल में दोबारा देख लें। एक यहाँ पे अरिथमेटिक किया जा रहा था और एक यहाँ पे, यानी कि एक आपके पास अरिथमेटिक ये बनता है और एक अरिथमेटिक आपके पास जो है वो ये बनता है। तो 2 बार अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। कंपेयरिंग 2 नंबर यस 1 टाइम कंपेयर किया जा रहा है। जो आपका लूप का कंडीशनल पार्ट है वहां पे कंपैरिजन हो रहा है। इंडेक्सिंग इनटू एरे नो, फॉलोइंग एन ऑब्जेक्ट रेफरेंस नो, और रिटर्निंग फ्रॉम ए मेथड यस। अब ये कहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, ये आपके पास इस रिटर्न स्टेटमेंट पे ये 1 टाइम जो है वो परफॉर्म किया जा रहा है। क्लियर? तो ये हमारे पास है कि हमारे इस सूडो कोड के अंदर कौन कौन सा प्रिमिटिव ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो रहा है और कितनी बार हो रहा है। अब इस एग्जांपल से आपको थोड़ा सा आइडिया ये हो चुका होगा कि अगर आपको कहीं पे भी कोई भी आप सूडो कोड किसी बुक से या आप लोग किसी भी मटेरियल से, रेफरेंस मटेरियल से देखते हैं तो आपको कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि इस सूडो कोड में कौन कौन से प्रिमिटिव ऑपरेशंस हैं और कितनी बार उनको यूज किया जा रहा है, कितनी बार नंबर ऑफ टाइम जो है उसका यूज आया है। अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में पहले मैं आपको सूडो कोड डिक्लेयर करता हूं कि इस सूडो कोड का क्या फंक्शन है, और ये इसका नाम पिछले सूडो कोड की तरह इंट मेथड है और ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ये 2 वेरिएबल हैं जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आई और ए। अब यहाँ पे आपके पास जो लूप है वो नेस्टेड है। नेस्टेड में ये इसकी आपके पास आउटर लूप की बॉडी में आ जाते हैं सारे, और इनर लूप में सिर्फ आपके पास ये स्टेटमेंट आ रही है प्रिंट एफ ए। ये आपके पास जो स्टेटमेंट है ये इनर लूप के अंदर आ रही है, और ये जो पूरा ब्लॉक मैंने शो किया ये आपके पास आउटर लूप के लिए है। तो आउटर लूप अब चूंकि एन टाइम चल रही है, क्लियर, और जो इसके अंदर जो नेस्टेड लूप आ रही है ये भी एन टाइम चल रही है। अब इसके अंदर जो आउटर लूप है इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला ब्लॉक ये है प्रिंट एफ, और दूसरा ब्लॉक आपके पास एक और लूप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये ब्लॉक 1 है, इस ब्लॉक की स्टेटमेंट 1 है वो प्रिंट एफ आई है, ये एन टाइम रिपीट होगी, और ये जो लूप है ये इसकी हर इटरेशन के लिए ये एन टाइम चलेगी, और जो इसका आपके पास ये प्रिमिटिव ऑपरेशन है ये n इंटू एन टाइम जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। ये तो रन टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया, लेकिन यहाँ पे हमने रन टाइम कम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट नहीं करना, हमने सिर्फ नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन बताने हैं कि एक ऑपरेशन कितनी बार इस सूडो कोड के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है। लेकिन अगर आप रन टाइम उसकी तरफ जाते हैं तो जो मैंने अभी आपको फैक्ट्स बताए हैं कि आपके पास ये ब्लॉक जो है आउटर लूप का कौन सा ब्लॉक है, इनर लूप का कौन सा ब्लॉक है, और आउटर लूप के अंदर कौन कौन सी स्टेटमेंट आ रही हैं और इनर लूप के अंदर कौन सी स्टेटमेंट आ रही हैं, आउटर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, इनर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है। क्लियर? तो ये तो था उसके रन टाइम कम्प्लेक्सिटी का, लेकिन हमने यहाँ पे जो फोकस करना है वो नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन के ऊपर करना है। तो अब इसका जो आंसर है कि आप वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन कर रहे हो, यस इस सूडो कोड में हम कर रहे हैं, और 6 टाइम कर रहे हैं। क्लियर? कॉल ए मेथड, कोई मेथड कॉल किया जा रहा है, नो, ये खुद मेथड है जो कॉल हुआ है किसी मेन एल्गोरिथम से या मेन सूडो कोड से। अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं, यस 2 टाइम परफॉर्म किए जा रहे हैं। कंपेयरिंग 2 नंबर्स को कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि आपके पास 2 फॉर लूप हैं, तो हर फॉर लूप के सेंटर जो पार्ट होता है जहाँ पे कंडीशन चेक होती है तो वो आपका कंपैरिजन पार्ट कहलाता है। तो इसलिए 2 लूप हैं, तो 2 बार उसकी फाइनल कंडीशन को, यानी कि फाइनल
टाइम को चेक करने के लिए हमने दो कंपैरिजन वो यूज़ किए हुए हैं, और इंडेक्सिंग इनटू एरे, एरे का यूज़ नहीं है तो नो। और हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भी यूज़ नहीं कर रहे, कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे, और इसकी एक रिटर्न स्टेटमेंट है इस सूडो कोड में, तो इसकी भी जो इस प्रिमिटिव ऑपरेशन की अक्रेंस है वो भी वन टाइम है। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर में जो हमने यानी लेक्चर नंबर 4 में हमने एक रैम मॉडल को डिस्कस किया कि रैम क्या है। रैम जो मॉडल है, एक्चुअली रैम टर्म जो है ये आपकी मेमोरी को रेफर नहीं करती, ये आपके पास रैंडम एक्सेस मशीन है जो आपके किसी भी एल्गोरिथम के नंबर ऑफ स्टेप्स को कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करती है। इसके कुछ रूल्स हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी पहला रूल ये है कि अगर आपकी कोई एक्सप्रेशन है या असाइनमेंट है तो हम उसको 1 स्टेप काउंट करेंगे। अगर आपके पास कोई कंपैरिजन है इफ स्टेटमेंट का तो हम उसको भी 1 काउंट करेंगे। और अगर लूप और कोई मेथड कॉलिंग है तो वो डिपेंड करता है आप उसकी बॉडी पे मेथड की कि उसके अंदर फर्दर कोई कॉल हो रहा है, या लूप की बॉडी पे डिपेंड करता है कि उसमें नंबर ऑफ स्टेप कितने परफॉर्म किए जा रहे हैं। और एक सेकंड लास्ट रूल उसका यही है कि आपने जो ये जो आईओ स्टेटमेंट्स हैं आप इनको काउंट नहीं करेंगे एज ए नंबर ऑफ स्टेप। तो ये रैम मॉडल का जो था इंट्रोडक्शन था। फिर इसके हमने कुछ कंपोनेंट को वो किया था, डिस्कस किया था कि रैम जो आपके पास मॉडल है इसके कंपोनेंट मेन कौन से हैं। एक प्रोग्राम है, एक इनपुट टेप है, आपके पास एक मेमोरी का वो स्ट्रक्चर है, और एक इसका आउटपुट टेप है। और ये यूज़ करता है आपके मेमोरी रजिस्टर्स को, आपकी जितने भी ऑपरेंड से डेटा आता है या आपके जो है आप समझ लेंगे इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ये उसको मैनेज करता है। फिर उसकी टोटल आपको नंबर ऑफ स्टेप बता देता है कि इस एल्गोरिथम में कितने स्टेप परफॉर्म हो रहे हैं, जो आज हमने मैनुअली कर भी लिया। ये लास्ट 2 जो एग्जांपल की थी उसमें हमने ये सारा काम मैनुअल कर लिया कि कितने नंबर ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशन जो है उस सूडो कोड में हम यूज़ कर रहे हैं। ये हमने लास्ट 2 एग्जांपल में कर दिया। उसके बाद फिर हमने स्पेस कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस किया कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी बेसिकली इसमें 2 वो यूज़ होते हैं कि हम कुछ जो डेटा स्ट्रक्चर किसी भी एल्गो में यूज़ करते हैं, जैसे वेरिएबल हैं, एरे हैं, बाज़ डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एज ए फिक्स पार्ट ऑफ एल्गोरिथम काउंट किए जाते हैं कि उनके साइज पहले से फिक्स्ड होते हैं। वो आपके एल्गोरिथम की ग्रोथ यानी इनपुट साइज के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक वेरिएबल आपने इंटीजर डिफाइन कर लिया तो इंटीजर आपके 2 बाइट ले रहा है, तो वो थ्रू आउट द सूडो कोड जो है या एल्गोरिथम या प्रोग्राम जो है वो 2 बाइट ही कंज्यूम करेगा। इसी तरह अगर आपके पास एक वेरिएबल फ्लोट है तो फ्लोट वेरिएबल 4 बाइट कंज्यूम करता है, तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम या सूडो कोड जो है वो 4 बाइट ही कंज्यूम करेगा। लेकिन स्पेस कम्प्लेक्सिटी के मुताबिक सूडो कोड में एक दूसरा पार्ट भी है, वो हमारे पास वेरिएबल पार्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग डायनामिक एरे यूज़ करना चाहते हैं कि डायनामिक एरे हम कब यूज़ करेंगे, ऐसे डेटा कलेक्शन हमें कब यूज़ करने पड़ते हैं जब हमें इनपुट साइज जो है हमें फिक्स पता नहीं होता और हमारे जो एल्गोरिथम के नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। यानी अनप्रेडिक्टेबल इस सेंस में कि हम ये पहले से नहीं बता सकते कि उसमें कितने इनपुट आने वाले हैं, बस हम एक n कंसीडर कर लेते हैं और वो n वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि उस पर सैंपल ऑफ डेटा क्या है क्या नहीं है। क्लियर? तो इस स्पेस कम्प्लेक्सिटी को हम ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके साइज़ को इंक्रीज़ करना शुरू कर दें और उसका साइज़ इस लेवल तक ले जाएं कि हमारा जो प्रपोज एल्गोरिथम है वो इजीली उसके अंदर वर्क कर सके, तो इस कम्प्लेक्सिटी को हम ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी को जो है इसको हम इजीली ओवरकम नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक ऐसा फीचर है जो फ़िलहाल अंदर आप समझ लें कि डिफरेंट जो रिसर्चर हैं वो भी इस पर वर्क कर रहे हैं इसको कि टाइम कम्प्लेक्सिटी के प्रॉब्लम को हम कैसे वो किया जा सके। लेकिन ये कुछ फीचर ऐसे हैं कि जिनको या आप समझ लें कि कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जिनकी वैल्यूज़ हम पहले से एडजस्ट कर लें तो हम इजीली टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो मेजर भी कर सकते हैं, लेकिन एक फ्रेम के अंदर। अगर हम पहले से डिफाइन ना करें कि हमारा इनपुट साइज़ क्या है और उसका यानी कि बेसिक ऑपरेशन कौन से हैं या प्रिमिटिव ऑपरेशन कौन कौन से हैं, तो फिर हम टाइम कम्प्लेक्सिटी को जो है
इजीली मेजर नहीं कर सकते। क्लियर। उसके बाद फिर हमने ये पढ़ा था कि टाइम कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए कि आप जब भी टाइम कम्प्लेक्सिटी एल्गो की वो फाइंड करें तो उन स्टेप को आप लोगों ने फॉलो करना है। उसमें पहला स्टेप जो था आपने इनपुट साइज आपको क्लियर हो कि आपके एल्गोरिथम का इनपुट साइज कैसे मेजर किया जाएगा। क्या कोई एरे आप रीड कर रहे हैं, मैट्रिक्स रीड कर रहे हैं, या आप लोगों के पास जो है समझ लें कि कोई स्ट्रिंग आ रहे हैं जिसका साइज जो है वो n डिजिट या n अल्फ़ाबेट्स का है। तो ये आप लोगों ने पहले ये वो करना है। सेकंड, आपने अपने सूडो कोड के ऑपरेशन की टाइप देखनी है कि कौन कौन से ऑपरेशन उसमें परफॉर्म किए जा रहे हैं। स्वैपिंग का है, एडिशन का है। तो सेकंड स्टेप में आप लोगों ने टाइप ऑफ ऑपरेशन मेंशन करने हैं। थर्ड स्टेप में आप लोगों ने टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी वो करनी है कि बतानी है कि आपके जो सूडो कोड है उसमें आपको कितने कंपैरिजन परफॉर्म करने पड़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको एक लीनियर सर्च की एग्जांपल दी थी कि अगर आपको एलिमेंट फर्स्ट इसमें मिल जाता है, फर्स्ट लोकेशन पे जो आप सर्च करना चाहते हैं, तो आपका बेस्ट कम्प्लेक्सिटी होगी। इट मीन्स वन टाइम आपको कंपैरिजन करना पड़ गया, वन स्टेप परफॉर्म करना पड़ गया। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो आप एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं वो आपको n यानी कि n लोकेशन पर मिल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी जो है उसको रेफर करेगा और आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप या ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो थर्ड स्टेप में फिर हम यही कहते हैं कि हम अपने एल्गोरिथम की या सूडो कोड की टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी को वो काउंट कर लेते हैं कि किस टाइप की है। फोर्थ स्टेप पे फिर हम ये कहते हैं कि इसी टाइप ऑफ कम्प्लेक्सिटी और इनपुट साइज के बेस पे हम एक फंक्शन डिज़ाइन करते हैं। और फिफ्थ स्टेप में फिर हम उस फंक्शन के साथ रेलेवेंट क्लास है उसके बारे में बताते हैं कि ये हमारा जो वो फंक्शन है वो किस क्लास से बिलोंग करता है, पॉलिनोमियल है या एनपी फॉर्म में है, नॉन पॉलिनोमियल फॉर्म में है। तो ये था हमारे पास टोटल 5 स्टेप्स जिसके थ्रू हम रन टाइम कम्प्लेक्सिटी फाउंड कर लेते हैं। और फाइनली फिर मैंने आपको एक दो एग्जांपल सॉल्व कराई जिसमें हमने उन्हीं प्रिमिटिव ऑपरेशंस को यानी बेसिक स्टेप्स को यूज़ किया कि अगर आप एक सूडो कोड लिखते हैं या आप लोग एक सूडो कोड स्टडी करना चाहते हैं, एल्गोरिथम स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके माइंड में ये प्रिमिटिव ऑपरेशन होने चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस सूडो कोड में या एल्गोरिथम में ये प्रिमिटिव ऑपरेशन जो है कितने टाइम परफॉर्म किए जा रहे हैं, क्या परफॉर्म हो भी रहे हैं या नहीं उस सूडो कोड में। लेकिन आप जितने भी प्रिमिटिव ऑपरेशन है इनका रैम मॉडल के मुताबिक हम इनको एज ए स्टेप 1 मेजर करते हैं या इनकी जो कास्ट हम ले लेते हैं वो कांस्टेंट एक वो ले लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द एंड ऑफ आवर लेक्चर नंबर 4. Inshallah, in next lecture we will cover the type of algorithm, complexity, algorithm complexity, जैसे कि बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। और उसके बाद हमने कुछ सूडो कोड डिस्कस करने और उनका रन टाइम हमने यानी कि रनिंग टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो हम फाइंड करते हैं। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।